हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अर्शिया है और मैं आपकी बायोलॉजी मेंटोर। मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9th और 10th की बायोलॉजी। तो आप अपनी अपनी एनसीईआरटी, अपना अपना रफ नोटबुक खोल के बैठ जाइए। और ये लंबी जर्नी है, लंबा प्रोसेस है, तो हम इसे धीरे धीरे कवर करते रहें, ठीक है? क्योंकि हमें पूरा क्लास 9th पढ़ना है, पूरा क्लास 10th पढ़ना है, आगे के लिए पढ़ना है। और क्लास 9 10 सबको पता होता है कि बिल्कुल बेस है किसी भी एग्जाम्स के लिए। आप एमयू दे रहे हो, आप जामिया दे रहे हो, आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, तो क्लास 9th और 10th बिल्कुल बेस होता है। किसी भी एग्जाम का बेस होता है। आप यहीं पढ़ोगे कि मतलब सारे एग्जाम्स का, ठीक है? तो पहला चैप्टर मैं अर्शिया हूँ, सबको बता दिया मैंने। और हम ये पढ़ कहाँ रहे हैं? यूएल में, अनमैचेबल लर्निंग। मतलब हम अनमैचेबल हैं, हम पढ़ेंगे भी और हम अनमैचेबल हैं, अनबीटेबल। ठीक है, हमें बस पूरी मेहनत करनी है, हमें अपना पूरा का पूरा बेस तैयार करना है, ठीक? तो आज का पहला चैप्टर हमारा क्लास 9 का क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, मतलब हम पढ़ क्या रहे हैं? बायोलॉजी ना। तो बायोलॉजी पढ़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा एक होता है कि बायोलॉजी जब आप पढ़ते हो तो आपको समझ आनी चाहिए। पहले हम पढ़ते थे बायो कि हाँ, क्लास 7 8 9 तक हमने पढ़ी बायोलॉजी, तो रटते रहते थे कि हाँ मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये है, ये वो है। हमने सिर्फ रट्टाफिकेशन किया। लेकिन आपको अगर एग्जाम देना है, क्योंकि अब एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया है, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं, सारी चीजें चेंज हो गई हैं, तो अब हमें बायोलॉजी पढ़ना है समझ समझ के। ठीक है, बहुत बेसिक है, बहुत ही इजी है अगर आप उसको समझ समझ के पढ़ोगे, ठीक है? तो बायोलॉजी पढ़ने के लिए आपको क्यूरियस होना पड़ता है। जितने भी साइंटिस्ट थे वो क्यूरियस थे, तभी तो उन्होंने कुछ ना कुछ डिस्कवर किया। अरे यार, डिस्कवर कर दिया, अब हमें पढ़ना भी पड़ेगा, है ना? तो उन्होंने डिस्कवर करके छोड़ दिया, लेकिन पढ़ना तो हमें है ना। तो बायोलॉजी पढ़ने का सबसे इजी तरीका क्या होता है? हम वर्ड्स को स्प्लिट करते हैं, ठीक? मैं अभी आपको बताती हूँ कि वर्ड्स को स्प्लिट कैसे करते हैं, ठीक है? तो हमने पहला वर्ड लिया, हमारा जो पहला चैप्टर का जो सेंटेंस है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, हमने इसे लिया। अब हम इसे स्प्लिट करेंगे, फंडामेंटल लेंगे, यूनिट लेंगे, लाइफ लेंगे, है ना? तो फंडामेंटल की जब हम बात करते हैं, एक एक वर्ड को आराम आराम से समझेंगे और एक एक वर्ड को आराम आराम से देखेंगे। हमें पहले पता तो चले कि हम पढ़ क्या रहे हैं, तभी तो हम चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है? अपनी अपनी रफ नोटबुक निकाल ली, चलिए अब फंडामेंटल की बात है। तो फंडामेंटल क्या है? फंडामेंटल एक बेस है। किसका बेस है? एक छोटी सी यूनिट का पूरा बेस, जिसपे क्या लाइफ डिपेंड करती है, ठीक? समझते हैं फंडामेंटल। अब मैं आपसे बोलूं कि आपको पिज्जा बनाना है, ठीक है? आपने पिज्जा बनाना है, तो पिज्जा आप कैसे बनाओगे? आप करोगे सबसे पहले इसका बेस आप क्या लोगे? पिज्जा बेस जो आता है, मैदे का बना हुआ होता है, ठीक है? तो आपने पिज्जा बेस लिया, उस पे आपने अपने हिसाब से टॉपिंग्स डाली। जिसको प्याज पसंद है उसने प्याज डाली, जिसको टमाटर पसंद है, जिसको कैप्सिकम पसंद है, वो सब आपने डाला, ठीक है? उसका पूरा आपने फिर उस पे केचप डाला, सॉस डाला, पिज्जा सॉस डाला, किसी को मेयोनीज पसंद है वो डाला, किसी को कोई सी चीज पसंद है, उसमें तो बहुत वैरायटी आ गई है। तो उसमें आपने सब डाला और आपने एक पूरा पिज्जा तैयार कर लिया, है ना? तो आपने पिज्जा कैसे तैयार किया? जब आपके पास बेस था तब तो तैयार किया। लेकिन अब मैं आपसे बोलूं कि मैं आपको वो पिज्जा बेस दूं ही ना, तो पिज्जा बना के दिखाओ, सारी टॉपिंग्स और सारे सॉसेस मैं आपको दे दूं, चीज भी दे दूं, लेकिन मैं फिर आपसे बोलूं कि हाँ कि आप अब पिज्जा बना के दिखाओ, कैसे बनाओगे? अरे मैम, मैं तो ब्रेड ले लूं, ब्रेड पे बना लूं। भैया, मैंने बोला क्या है? ये सुना आपने? मैंने पिज्जा बोला है बनाने के लिए ना, ब्रेड पिज्जा तो नहीं बोला है। अब डिफरेंट डिफरेंट डिशेस आ गई हैं, तो सब ट्राई करने लगते हैं, है ना? तो बेस है नहीं आपके पास, तो आप पिज्जा तो बनाओगे ही नहीं ना। तो फंडामेंटल क्या है? बेस है ना? बेस है। यूनिट यूनिट का मतलब क्या होता है? एक छोटी सी इकाई।
है ना। तो वो यूनिट क्या है, सेल है भैया। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, सेल के बारे में। वो क्या है, एक बेस है किसका, लाइफ मतलब आपको तो पता ही है ना। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बेस, एक बेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या है, सेल। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, सेल के बारे में पढ़ना है, जो कि क्या है, एक फंडामेंटल बेस है किसका, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ठीक, चलो जी नेक्स्ट। अब इस पे हम बात करेंगे टॉपिक्स टू बी कवर्ड। ठीक, आज के हमारे लेक्चर में हम क्या क्या कवर करेंगे, कौन कौन से टॉपिक। वैसे तो सेल बहुत बड़ा है, ठीक है, ठीक, और ये बिल्कुल बेसिक यूनिट है, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल इसी पे पूरी लाइफ डिपेंड करती है। किस पे, सेल पे, सेल पे पूरी लाइफ डिपेंड करती है। ठीक है, अब हम एक सुन लेते हैं, मतलब कि हम इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, हमें सेल के बारे में पढ़ना है, सेल की डेफिनेशन पढ़नी है, ठीक, उसकी डिस्कवरी पढ़नी है, उसने किन किन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया सेल को, ठीक, और इससे पहले ये क्या है, साइकोलॉजी, ठीक, ये पढ़ना है। फिर सेल के बारे में आपको बताइए, डेफिनेशन पढ़नी है, फिर साइंटिस्ट, ठीक, फिर कैसे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है सेल देखने के लिए, हमें पता कैसे चला कि सेल भी कुछ होता है, ठीक, फिर हमने सेल थ्योरी पढ़नी है, फिर पढ़ेंगे हम आज के लेक्चर में कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे बने होते हैं और सेल की जो शेप होती है और उसका फंक्शन क्या होता है। ठीक, चलो जी, साइटोलॉजी का इंट्रोडक्शन। कुछ भी पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि हम वो पढ़ क्यों रहे हैं, उसकी स्टडी को हम कहते क्या है ना। ये एक हमारी सेल है, ये हमारा डीएनए, ठीक। तो साइटोलॉजी क्या होती है, अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल्स। स्टडी ऑफ सेल क्या कहते हैं, साइटोलॉजी, ठीक है। हम जब सेल की बात करेंगे तो उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी, ठीक। और ये क्या है, ये एक फाउंडेशन है जो कि अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, क्या, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ सेल्स। इससे हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है जब हम साइटोलॉजी स्टडी करते हैं, जब हम स्टडी ऑफ सेल करते हैं, तो उससे हमें क्या पता चलता है, सेल का स्ट्रक्चर क्या है ना, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, सेल फंक्शन कैसे करता है ना, सेल का फंक्शन क्या क्या है, और एंड उसकी लाइफ साइकिल, सेल काम कैसे करता है, सेल कब तक काम करता है, कब तक नहीं करता, और ये जो सारी चीजें हैं वो क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ ऑल बीइंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी इस पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो सी में हो, चाहे वो कहीं डेजर्ट में हो, या कुछ भी कहीं पे भी, ठीक है, अंडर द सी, अंडर द कुछ भी कहीं पे भी, तो वो जितने भी बीइंग ऑर्गेनिजम्स है, सारे प्लांट, सारे एनिमल, सारे बर्ड, सारे इंसेक्ट, सारे फिशेस, सारे के सारे बैक्टीरिया, वायरसेस, अलगा, जितने भी होते हैं, पैरासाइट्स जितने भी होते हैं, वो सारे किससे बने होते हैं मिलकर, उनका जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, सेल है। अब इससे आपको तो लग गया होगा अंदाजा कि कितना इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है और कितना इम्पोर्टेंट ये यूनिट है इस चैप्टर का, ठीक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सेल से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसको हम बहुत आराम से और बहुत इजी वे में पढ़ेंगे। इजी वे में पढ़ने का एक तरीका ये होता है कि आपने अगर कोई भी पैराग्राफ देखा हो तो आप उस पैराग्राफ की एक एक लाइन, एक एक वर्ड्स को इस तरीके से लिख लो ताकि रिवीजन के टाइम पे आपको पता हो कि हाँ, साइटोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ सेल, इसमें क्या हम अंडरस्टैंड करते हैं, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड लाइफ साइकिल, ठीक।
और एक चीज ये भी है कि ये एक बेसिक है, यूनिट है ऑफ ऑल लिविंग बीइंग, है ना। ऐसे पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा, और ऐसे आराम आराम से पढ़ोगे तो सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि सेल जो है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों है। मतलब क्यों है? क्योंकि सेल जो है वो हमें स्ट्रक्चर देता है और फंक्शन देता है। ठीक, सेल जितने भी हमारे प्लांट का स्ट्रक्चर हो गया, है ना, हमारी बर्ड्स हो गई, हमारे एनिमल्स हो गए, हमारे प्लांट्स हो गए, उन सब का स्ट्रक्चर हमें, हमारी बॉडी का, ह्यूमन बीइंग्स का जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो कौन देता है? सेल देता है। ठीक, उसके अंदर जो फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे हम बोल पा रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, हम खाना खाते हैं, हम एक्सक्रीशन करते हैं, हम जितनी भी प्रोसेसेस करते हैं वो सब किसकी वजह से हो रही हैं? किसकी वजह से? सेल की वजह से। ठीक है, चलो जी, अब हम बात करेंगे सेल की डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, हमने इतना पढ़ा, अब तो आपको पता ही होगा कि सेल है क्या। सेल क्या है भाई? व्हाट इज सेल? अरे व्हाट इज सेल? सेल क्या है? सेल क्या है? सबसे बेसिक यूनिट है ना। तो सेल को हम क्या बोलेंगे? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। ठीक, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, ये हो गया हमारा सेल। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये हो गया हमारा सेल। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को हम कहते हैं सेल। ठीक, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की लाइन क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल समझ आ गया सबको? नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे इनकी डिस्कवरीज के बारे में। एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक। ठीक है, 1665 में। अब पता ही आपको कि बायोलॉजी पढ़नी है तो क्यूरियस होना है। क्यूरियस होना है तो साइंटिस्ट क्या करते हैं? क्यूरियस ही तो थे, तो वो टहलते हुए गए। उन्होंने ऑब्जर्व की थिन स्लाइसेस ऑफ अ कॉर्क अंडर अ सिंपल माइक्रोस्कोप। उन्होंने एक अपना खुद का सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया और उसमें उन्होंने
एक कॉर्क देखी। कॉर्क किसकी थी? एक ओक ट्री था, ओक ट्री था, उसका उन्होंने क्या, कौन सा पार्ट देखा? ये पार्ट। उन्होंने इसको काटा, उन्होंने उसको उस पे स्लाइड पे रखा, स्लाइड पे रखने के बाद उसको कवर स्लिप लगाई, उसको उस पे माइक्रोस्कोप पे देखा, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? उस ओक ट्री पे, उस ओक ट्री पे, उस ओक ट्री के कॉर्क पे उन्होंने कैसे से देखा? ऐसे छोटे 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 कंपार्टमेंट्स देखे, ठीक है। saw tiny box like compartments and named them cells। अब आप पूछोगे कि सेल ही क्यों नाम दिया, कुछ और भी तो दे सकते थे, वो भी हमें बताना है। सेल को लैटिन में कहते हैं अ स्मॉल रूम, ठीक है। सेल को लैटिन में कहते हैं स्मॉल रूम। तो उन्होंने जब माइक्रोस्कोप के अंडर उसको ऑब्जर्व किया, उस कॉर्क को, ओक ट्री का, तो उन्हें क्या दिखा? एक छोटा छोटा कंपार्टमेंट लाइक, कैसा? स्मॉल रूम लाइक, कुछ इस तरीके का दिखा। तो उन्होंने लैटिन में बोल दिया कि अरे ये तो छोटा सा कमरा है, स्मॉल रूम। उस स्मॉल रूम को लैटिन में क्या कहते हैं? सेल। इसलिए नेमिंग क्या हो गई? सेल हो गई इन स्मॉल कंपार्टमेंट्स की, ठीक है। फिर अब क्या है? हिज ऑब्जर्वेशंस वर लिमिटेड टू डेड प्लांट सेल्स। उन्होंने जो ओक ट्री में, जो ओक ट्री के कॉर्क में देखा था, वो लिविंग नहीं था, वो डेड प्लांट सेल देखा था उन्होंने, ठीक है। फिर उसके बाद एक आए एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक 1674 में। डेट्स याद रखनी होती है, ठीक है। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आते हैं कि किसने ऑब्जर्व किया था सेल, ठीक है, किसने ऑब्जर्व किया था लिविंग सेल, ठीक है। जब आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि सेल किसने डिस्कवर किया था, तो आप क्या नाम दोगे? किसका नाम दोगे? रॉबर्ट हुक का नाम दोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ट्विस्ट कर दिया जाए क्वेश्चन को, तो आपसे पूछा जाएगा कि लिविंग सेल किसने देखी थी। तो जब बात हो सिर्फ सेल की कि सेल किसने डिस्कवर किया, तो आप सीधा सीधा लिखोगे भाई रॉबर्ट हुक थे। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि लिविंग सेल किसने देखी, तो आप क्या लिखोगे? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। ऑब्जर्व सेल्स लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्पर्म सेल्स, है ना, ये सब क्या है? ये जो बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, स्पर्म सेल्स है, और जो लिविंग सेल्स होती हैं, ये सब क्या है? ये लिविंग सेल्स है। ये लिविंग सेल्स क्यों है? क्योंकि भाई इनमें फंक्शन हो रहा है, इनमें फंक्शन हो रहा है, ये रिप्रोड्यूस करते हैं, ये चलते फिरते हैं, ये एक दूसरे की, ये फंक्शन करते हैं, ठीक है। इनमें जान होती है, ये लिविंग सेल्स होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आए रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। उन्होंने डिस्कवर किया न्यूक्लियस को, ठीक। सेल एक सेल है, ठीक है, ये देखा था रॉबर्ट हुक ने। तो ये क्या चीज थी? ये जो छोटा सा डॉट है, इसको किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। भाई रॉबर्ट का जमाना चल रहा था, वहां सारे रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, कंफ्यूज नहीं होना है। न्यूक्लियस किसने दिया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। और सेल किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने। लिविंग सेल किसने दी थी? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। क्योंकि सेल है, सेल के अंदर, अच्छा भैया सेल के अंदर ये क्यों पाया जाता है? सेल अकेला कुछ भी, अगर कोई भी काम करने के लिए हमें, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो हमें आपको पढ़ाने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टीज हैं यहाँ प्रेजेंट है। बायो, अगर आपको 9th का पेपर देना है तो सिर्फ बायोलॉजी तो नहीं आनी, उसमें केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ्स है, जितनी भी चीजें हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट हम फैकल्टीज हैं। आपको कोई बायो पढ़ा रहा है, कोई केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, कोई मैथ्स पढ़ा रहा है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट एक पूरा फॉर्म, उसके अंदर डिफरेंट 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 कंपार्टमेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टी आपको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, समझा रहा है, ताकि आप एक पूरा क्लास 9 का पेपर दे सको। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए छोटे 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 रोल्स, छोटी छोटी चीजें लोगों में डिवाइड की जाती हैं, ताकि उनका वो फंक्शन है तो वो यही करेंगे। मेरा फंक्शन, मेरा क्या काम है? आपको बायोलॉजी पढ़ाना। सर का क्या काम है? आपको मैथ्स पढ़ाना। तो इस तरीके से ये पूरा फॉर्म चलता है, ठीक है।
पूरा फॉर्म चलता है, उसी तरीके से सेल भी अकेला कुछ फंक्शन नहीं कर सकता है। सेल के भी अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस हो गया जिसे रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, सबका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है जो कि टुगेदर मिलके एक सेल बनाता है और फंक्शन करता है। ठीक है, वो आप फर्दर पढ़ोगे। फिर उसके बाद आए परकिंजी 1839 में, उन्होंने क्या टर्म कॉइन किया, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है, ये जो मैंने अभी आपको बताया कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, ये जितने भी छोटे छोटे ऑर्गेनेलीज हैं एक पूरा सेल बनाते हैं मिलके। यही जो पूरा सेल बनाते हैं मिलके, इन छोटे छोटे ऑर्गेनेलीज को क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। ये पूरा मिलके प्रोटोप्लाज्म क्या है, लिविंग कंटेंट ऑफ सेल है जी। प्रोटोप्लाज्म को क्या कहते हैं, लिविंग कंटेंट ऑफ सेल। ये जो छोटे छोटे ऑर्गेनेलीज हैं, इन सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज जितने भी लिविंग कंटेंट है उनको क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई। रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया ओक ट्री के कॉर्क में जो कि डेड थी। फिर एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक आए 1674 में, उन्होंने लिविंग सेल देखी। लिविंग सेल कौन कौन सी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्पर्म सेल्स, ओवम, जितने भी लिविंग सेल्स होती हैं। ठीक, फिर आए रॉबर्ट ब्राउन 1831 में, उन्होंने डिस्कवर किया न्यूक्लियस को। फिर परकिंजी ने इन सारे जो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज थे उन सबको इन्होंने क्या दिया, प्रोटोप्लाज्म का वर्ड दिया जो कि लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल होता है। ठीक, सीधा सीधा इसमें क्वेश्चन बनता है कि लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल बताइए क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है ना। व्हाट इज द लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म फिर आपसे पूछा जाएगा अगर एग्जांपल्स के तौर पे, तो इस तरीके से आप बता दोगे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, आगे आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। फिर बात हुई माइक्रोस्कोप की। रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने जो जो चीजें देखी थी वो किसके थ्रू देखी थी, सेल पता कैसे चला, बाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये हम इससे क्या देख पाते हैं, सेल को देख पाते हैं। ठीक है, इसमें आई पीस होती है, ठीक, आई पीस होती है, ऑब्जेक्ट लेंस होता है, ऑब्जेक्ट लेंस होता है, स्टेज होती है। ठीक, यहाँ पे जो और भी कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप है, यहाँ पे एक लाइट का स्विच होता है जहां से लाइट ऑन होती है। ठीक है, तो वो लाइट स्विच हो गई, लाइट प्रोड्यूस करने के लिए, इल्यूमिनेशन के लिए। ये हमारा मिरर है, ठीक, ये हमारा स्पेसिमेन रखने के लिए स्टेज। ठीक है, और ये जो दोनों है ये हमारे एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नॉब्स। ठीक, चलो, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज टू मैग्नीफाई द इमेज ऑफ अ स्पेसिमेन की कंपोनेंट। क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, ये भी लेंस है, ये भी लेंस है, यहाँ सब लेंस लगी हुई है, इन सब के कॉम्बिनेशन को, ठीक है, इन सब के कॉम्बिनेशन को की कंपोनेंट देखने के लिए मैग्नीफाई करते हैं, किससे, क्या देखने के लिए, ठीक। फिर हम बात करेंगे किसकी, आईपीस की। आईपीस क्या है, लेंस क्लोजेस्ट टू द आई, आई के क्लोजेस्ट। कहां से देखते हैं, आईपीस से देखते हैं। आपने अपनी लैब्स में देखा होगा माइक्रोस्कोप को, पहले तो हमारे जो माइक्रोस्कोप होते थे उस पे हम लाइट ढूंढते थे, सनलाइट ढूंढते थे कि हाँ भाई लेके दौड़ते रहते थे कि कहाँ जाए, मतलब लाइट ढूंढते थे कि हमें वो सेल दिखे। ठीक है, लेकिन अब तो भाई लाइट सोर्स आ गया है। ये लाइट सोर्स वाले कौन से होते हैं, ऑयल स्पिल होते हैं, ये ज्यादातर लेबोरेटरीज में यूज होते हैं।
ठीक है, ऑयल स्पिल माइक्रोस्कोप होता है, ये लाइट सोर्स माइक्रोस्कोप होता है। ठीक है, तो ये आईपीस हो गई, लेंस क्लोजेस्ट टू द आई, टिपिकली मैग्नीफाइंग 10x और 15x। जितना जितना ज्यादा नंबर उतना कम, मतलब जैसे ये है, फिर ऑब्जेक्टिव लेंस है, लेंस क्लोजेस्ट टू द स्पेसिमेन विथ डिफर मैग्निफिकेशन, जैसे 4x 10x और 40x। मतलब 4x पे देख रहे हो तो उस छोटी सी सेल के 4x तक जाता है, वो ब्रॉड, बिल्कुल ब्रॉड, जितने भी न्यूक्लियस और जितना भी सब कुछ दिखेगा वो 4x पे दिखेगा। फिर हमने ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया देखनी है तो हम ज्यादातर 10x पे देखते हैं, 40x पे और स्पेसिमेन का ब्रॉड। ठीक है, ये हमारा मैग्निफिकेशन कि हमें देखना क्या है। ठीक है, फिर स्टेज, प्लेटफॉर्म टू होल्ड द स्पेसिमेन, ये हमारा प्लेटफॉर्म है टू होल्ड द स्पेसिमेन। ठीक है, फिर हमारा लाइट सोर्स, यहाँ पे जो बटन लगा होता है इससे ऑन करके ही हमारा प्रोवाइड करता है क्या, इल्यूमिनेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ताकि हम देख सकें। फिर हमारा कोर्स एंड फाइन एडजस्टमेंट नॉब्स आती है, ये इमेज को फोकस करने के लिए होती है। ठीक है, इमेज फोकस करने के लिए। ठीक है, इमेज फोकस करनी है, हमने कितना अंदर तक देखना है, कितना नहीं देखना है, इधर करनी है स्लाइड, इधर वाली देखनी है, उधर वाली देखनी है, किस तरफ की हमें फील्ड देखनी है। ठीक है, ये हमारा पूरा होता है माइक्रोस्कोप। अब हम बात करेंगे, आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, वाई सेल इज known as the structural and functional unit of life। ये क्वेश्चन दिया होगा कि सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है। ठीक है, एक सेल बनाएंगे। ठीक, ये हमारी सेल हो गई। ठीक, ये एक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है और जितने भी छोटे 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 ऑर्गेनेलीज हैं जो मिलके फंक्शन करते हैं वो प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें सेल है। इसी तरीके की हम बहुत सारी छोटी 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 सेल बनाएंगे। ये छोटी छोटी सेल मिलके क्या बन गया, टिश्यू। ठीक है, अब यही छोटे 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 टिश्यू ठीक है, ये छोटे छोटे टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन। ठीक, ऑर्गन में क्या, जैसे हमारा हार्ट हो गया, है ना, ब्रेन हो गया। टिश्यू हमारा अगला चैप्टर है, टिश्यू के बारे में पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए बहुत छोटे 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 ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके जो एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू। ठीक है, फिर हार्ट, ब्रेन, आईज, नोज, ये जितने भी ऑर्गन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं, ठीक है, स्टमक, ये सब किससे मिलके बने होते हैं, छोटे 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 टिश्यू से मिलके बने होते हैं। ठीक है, फिर ये छोटे छोटे ऑर्गन्स जो हैं, हार्ट, ब्रेन, आईज, स्टमक, ये मिलके क्या बनाता है, ऑर्गन सिस्टम बनाता है। ठीक, हार्ट का काम क्या है, प्यार मोहब्बत करना? नहीं, ये सब फिजूल की बातें हैं, ये सब दिमाग का काम है, सारा खेल दिमाग का होता है। बेचारा हार्ट उसमें फंस जाता है। हार्ट का तो एक सीधा सा काम है, जब से आपका बर्थ होता है जब तक आप मरते नहीं हो तब तक उसका काम यही होता है, पंप करना ब्लड को। है ना, हार्ट का काम क्या है, हार्ट क्या फंक्शन करता है, पंपिंग करता है, किसकी, ब्लड की, है ना, ब्लड को डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी तक पहुंचाता है। ठीक है, सर्कुलेशन करता है। ठीक है, सारी हम जिंदा ही हार्ट की वजह से होते हैं, हार्ट बेचारा झुट्टे ही बदनाम हो जाता है,
सारा खेल इसका होता है ब्रेन का। ये सब हमारे दिमाग की खुराफात होती है। ब्रेन क्या है, जितने भी बॉडी में फंक्शन होते हैं, जितनी भी हमारे सेंसेस काम कर रहे हैं, हमारा जितने भी हमें चोट लगती है हमें फौरन पता चल जाता है, वो सब क्या है, वो सब ब्रेन का काम है। ठीक है, ये कंट्रोल सेंटर होता है। ब्रेन हमारा कंट्रोल सेंटर होता है। ब्रेन का फंक्शन है कंट्रोल करना हमें। ठीक है, हार्ट का काम है पंपिंग ऑफ ब्लड, आईज का काम है देखना। ये जो हम दुनिया दुनिया की चीजें देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, वो हमारा किसका काम होता है, आइस का काम होता है। स्टमक का काम क्या है, डाइजेस्ट करना फूड को। ठीक है, फूड लेना। ये जो जितने भी हैं सब मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, कार्डियोवैस्कुलर हो गया, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम। जैसे हमने सांस ली, ठीक है, हमने इनहेल किया, उसके बाद हमने किससे इनहेल किया, नोज से किया, वो विंड पाइप के थ्रू कहाँ गया, हमारे लंग्स में गया। वो तीनों मिलके, नोज, विंड पाइप और लंग्स हमारा मिलके क्या बनाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाता है। फिर हमने खाना खाया, वो फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में गया, स्टमक में फिर जाके उसने डाइजेस्ट करा, वो माउथ, फूड पाइप और स्टमक मिलके उसने हमारा क्या बना दिया, डाइजेस्टिव सिस्टम बना दिया। इसी तरीके के बहुत सारे बॉडी में फंक्शन चलते रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। और वो किससे मिलके बने होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से मिलके बने होते हैं ना। नोज, फूड पाइप, लंग्स, ये मिलके हमारा रेस्पिरेटरी बना दिया। माउथ, फूड पाइप और स्टमक, ये मिलके हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया। इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो सिस्टम चलते हैं हमारी बॉडी में, वो किसकी वजह से चलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन की वजह से चलते हैं। ठीक है, और ये हमारा मिलके पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक, तो एक ऑर्गेनिज्म किससे मिलके बना होता है, बहुत सारे हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम। सिर्फ हमारी बॉडी में नहीं, सारे बीइंग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम से मिलके। फिर ये ऑर्गन सिस्टम किससे मिलके बना होता है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से मिलके बना होता है। और ये सारे ऑर्गन किससे बने होते हैं, ये टिश्यू से मिलके बने होते हैं। और टिश्यू किससे मिलकर बना होता है, ग्रुप सेल से। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सब सारी जो चीजें चल रही हैं वो किसकी वजह से चल रही हैं, सेल की वजह से चल रही है ना। सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, और ऑर्गन सिस्टम से एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना। ठीक है, तो हमें अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ सेल को क्यों कहते हैं, तो वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जितने भी हमारी बॉडी में फंक्शन हो रहा है, जितनी भी हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर्स हैं, जो हम स्ट्रक्चर हैं, जितना हम किसी भी बैक्टीरिया, वायरस का जो भी स्ट्रक्चर है, वो किससे मिलके बना होता है, एक छोटी सी सेल से। ठीक है, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और पूरा ऑर्गेनिज्म, पूरा एक ह्यूमन बीइंग या कोई भी लिविंग बीइंग। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ आया, ये आपके एनसीईआरटी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज्यादातर एग्जाम्स में पूछते हैं। चलो जी।